हाँ जी बच्चों, टेस्ट कैसा हुआ कल वाला? ये वाला तो बढ़िया होता है ना। अच्छा, कोई उसमें डाउट बच्चों, कोई करेक्शन? ठीक था। ऑलराइट, क्या काम था बच्चों? 16 आंसर्स थे एक तो, और एक को हाँ 0 1 कर ली बच्चों को। आ जाओ। जीरो कर ले। कहाँ से करनी थी बच्चों? हाँ जी, एक्सरसाइज 0H पार्ट फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों। फर्स्ट क्वेश्चन ना, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है क्वेश्चन। क्या होता है कि हम, जैसे आपको याद होगा जब हमने फ्रिक्शन स्टार्ट किया था तो भी आपने एकदम वॉकिंग वाले एग्जांपल दिए थे, मैंने तब मना किया था भी रुक जाओ। क्या होता है कि वॉकिंग में ना हम एकदम समझ नहीं पाते कि फ्रिक्शन कैसे एक्ट करेगी, क्या करेगी। उसका सबसे सिंपल और आसान तरीका होता है कि आप एफबीडी बना के सोचो। जस्ट ड्रॉ द एफबीडी ऑफ अ पर्सन, उससे आपका अपने आप आंसर आ जाता है। इमेजिन ये ग्राउंड है और आपने ये एफबीडी बनाया, ठीक है। अब आपको कहा है कि उसकी स्पीड कम हो रही है, ठीक है। मतलब मान लो वो ऐसे जा रहा था 20 से और स्पीड कम हो रही है, तो इसका मतलब उसकी एक्सेलरेशन किधर को होगी? अगर स्पीड कम हो रही है तो डेफिनेटली एक्सेलरेशन लेफ्ट को होगी। बच्चों, क्या मैन के ऊपर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी फोर्स लग रही है? द ओनली फोर्स इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज फ्रिक्शन, और कोई फोर्स नहीं है। इसका मतलब बच्चों फ्रिक्शन किधर को लगनी चाहिए? लेफ्ट। तो टोटली कॉन्ट्ररी टू आवर इंट्यूशन या कॉमन सेंस, हमें सोच के ऐसा लगता है कि मतलब इस केस में तो फिर भी मैच कर रहा है। यहीं पे अगर मैं और केस दिखाता हूँ चलो, तो यहाँ पे फ्रिक्शन लेफ्ट को लग गई, तो हम क्या कहेंगे कि अगर स्पीड कम हो रही है तो फ्रिक्शन किधर को लगेगी? मतलब लेफ्ट नहीं, ऑपोजिट टू स्पीड, ठीक है। तो ऑपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ मोशन, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो गई, ठीक है। व्हाट अबाउट बी ऑप्शन? स्पीड इंक्रीजेस तो एक्सेलरेशन किधर को होगी? आगे। तो फ्रिक्शन किधर को लगेगी? आगे। ये कॉमन सेंस के साथ नहीं मैच करता। हमारी कॉमन सेंस तो यही कहती है कि मैन आगे जा रहा है तो फ्रिक्शन पीछे लगेगी। हम उसके आगे वाले केसेस नहीं सोच पाते। तो हमें कैसे सोचना है? आप डायरेक्टली मैन की मोशन से तो बता ही नहीं सकते उसको देख के कि भाई फ्रिक्शन किधर को लगेगी। तो आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों? आपको एफबीडी पे ही जाना पड़ेगा। तो सीधी सी बात है, ये जो साइड साइड वाला एफबीडी है, एक्सेलरेशन आगे, तो इस केस में फ्रिक्शन आगे को ही लगेगी, तभी न्यूटन सेकंड लॉ सेटिस्फाई होगा। तो बी पार्ट का आंसर ठीक हो गया। बाकी सी डी तो सेंस से नहीं बनती, रिलेवेंट ही होगा। अगर बच्चों क्वेश्चन में ऐसे लिखा होता कि मैन इज वॉकिंग विद कांस्टेंट स्पीड, तो क्या आंसर आता आपका फ्रिक्शन को लेकर? मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि इन चारों में से ही है, जनरली मुझे बताओ कि क्या आंसर आता। मतलब अगर मैन कांस्टेंट स्पीड से वॉक कर रहा हो, देन व्हाट कैन यू कमेंट अबाउट फ्रिक्शन? लेफ्ट को मतलब इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन लगेगी, ऑपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ मोशन लगेगी, या क्या होगा? अगर बच्चों मैन कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है तो एक्सेलरेशन क्या होगी? जीरो। तो फिर फ्रिक्शन किधर को लगनी चाहिए? लगनी ही नहीं चाहिए। अगर आप फ्रिक्शन दिखाओगे फिर तो उससे एक्सेलरेशन आ जाएगी ना। दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन कि क्यों अटके, क्योंकि कॉमन सेंस से सोच रहे हो। हमें सिर्फ हमारी कॉमन सेंस से ये समझ आता है कि मैन राइट को जा रहा है तो फ्रिक्शन लेफ्ट को लगेगी, जो कि हम अभी तक हमेशा मतलब सोचते आए हैं। बट अब मैं क्या कह रहा हूँ,
कि आप सीधा सोच ही नहीं सकते, आपको एफबीडी बनाकर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन से ही समझ आएगा कि फ्रिक्शन किधर को है। क्या ये बात समझ आ रही है? तो अगर मैन कांस्टेंट स्पीड से जा रहे हैं तो फ्रिक्शन क्या होगी? 0। अगर हाँ, कौन सी फोर्स लगाएगा? जो मैन फोर्स लगाएगा वो तो इंटरनल फोर्स हो गई ना। एक्सटर्नल फोर्स कौन सी आएगी? राइट, यही प्रॉब्लम है। हमें सोच के ऐसा लगता है कि हम जोर लगा रहे हैं इसलिए हम चल रहे हैं, विच इज पार्टली करेक्ट, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम कुछ जोर इस तरीके से लगा रहे हैं जिससे कि हमारे ऊपर फ्रिक्शन लगे, और वो फ्रिक्शन हमें मूव करवा रही है। ठीक है, तो दैट कीप्स ऑन चेंजिंग डिपेंडिंग अपॉन कि आप कैसे करते हो। तो ठीक है, इस बात को आप मतलब समझ ही नहीं सकते, सीधा एफबीडी से ही समझ पाओगे कि भाई जब तो आप स्टार्ट कर रहे हो, स्पीड बढ़ा रहे हो अपनी, तब आप किस तरह से कुछ कर रहे हो कि फ्रिक्शन आप पे आगे को लगे। ठीक है, तो अगर आप फिर उसके बाद कुछ देर कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहे हो, तब आप क्या इंश्योर कर रहे हो ऑटोमेटिकली कि फ्रिक्शन 0 हो जाए। और फिर सिमिलरली जब आप रुकना शुरू करते हो तब क्या हो जाएगा? फ्रिक्शन पीछे लगनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो दिस थिंग कैन बी अंडरस्टूड ओनली इन टर्म्स ऑफ एफबीडी। ठीक है, मतलब आपको ये माइंड में रखना पड़ेगा कि भाई एफबीडी में एक्सेलरेशन देख लो, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और कोई फोर्स तो है नहीं, तो जो एक्सेलरेशन है वो कौन प्रोवाइड कर रहा है? फ्रिक्शन। ठीक है, बिल्कुल यही सेम क्वेश्चन वॉकिंग की जगह कार का बन सकता है, ऑटोमोबाइल का। ठीक है बच्चों, तो उसमें भी यही सेम कंसेप्ट अप्लाई होता है कि एक ऑटोमोबाइल को जो एक्सेलरेशन मिलती है वो कौन देता है बच्चों? फ्रिक्शन। ठीक है, तो एक बच्चों, दिस इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। जैसे ही मैं ये कहता हूं कि एक ऑटोमोबाइल को एक्सेलरेशन फ्रिक्शन फोर्स देती है, ठीक है, तो इससे क्या पता चलता है कि मैक्सिमम एक्सेलरेशन क्या हो सकती है? अगर हम बनाए एफबीडी, जैसे मैं कहूं कि भाई ये एफबीडी है, तो इसका मतलब फ्रिक्शन फोर्स ऐसे लग रही होगी, है ना? तो क्या लिखोगे इक्वेशन? म्यू एन इज इक्वल टू एम ए, और एन इस केस में क्या है? एम जी है, स्टैंडर्ड केस। तो इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या आई? म्यू जी। तो इररिस्पेक्टिव ऑफ कि कार किस कंपनी की है, किस टायर कौन से लगे हुए हैं या कुछ भी, हाँ टायर से थोड़ा सा फर्क पड़ेगा। क्यों? म्यू चेंज होगा। ठीक है, तो कितनी उस कार की पावर है, किस कंपनी की है, कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, एक्सेलरेशन तो मैक्सिमम इसी से रिस्ट्रिक्ट हो गई, म्यू जी, दैट्स इट। ठीक है, और मैं आपको दिखाता हूँ प्रैक्टिकली, आपको दिखेगा भी कि इट इज मतलब इससे समझ आता है। म्यू जनरली बच्चों क्या होता है, म्यू की वैल्यू टायर्स और रोड के केस में इट इज समवेयर इन द रेंज ऑफ 0.7 to 0.8। ठीक है, मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट कि अगर आपके बिल्कुल नए टायर्स हैं कि जो घिसे हुए नहीं हुए, तो म्यू मतलब 0.8 तक जा सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा? तुम 2 मिनट रुक नहीं सकते? बोलो। वही तो मैं कह रहा था ना कि इसमें आप एफपीडी से ही सोचना पड़ेगा, आपको नहीं समझ आएगी रिलेटिव मोशन। फीट और ग्राउंड की रिलेटिव मोशन को सोच पाना बहुत मुश्किल है। ठीक है, उसमें बहुत कुछ आ जाता है, तो हेंस हम एफपीडी पे जा रहे हैं। ठीक है? वो तो मैन ग्राउंड पे लगा रहा होगा ना। किस केस में? मतलब अगर मैन को अपने ऊपर फ्रिक्शन फोर्स आगे को चाहिए, तो मैन ग्राउंड पे फ्रिक्शन फोर्स पीछे को लगाएगा। यस, तो आगे को, हाँ। ठीक है, इसको आप थोड़ा सा ऐसे सोच सकते हो। ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं समझ आएगा, बट थोड़ा सा आप सोच सकते हो कि जब आप भागना शुरू करते हो, आप क्या कोशिश करते हो? बेसिकली यू आर इन अ वे ट्राइंग कि आप ग्राउंड को पीछे को कर दो, इजंट इट? है ना? तो तो अगर आपने ग्राउंड को पीछे को करना है, तो आप ग्राउंड पे फोर्स किधर को लगाओगे?
पीछे को, तो ग्राउंड आप पे फोर्स किधर को लगाएगा, आगे। ठीक है, वेरी रफ वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग दिस। अदरवाइज तो सेफेस्ट मेथड क्या है, एफबीडी। ठीक है, तो जो मैं आपको कह रहा था बच्चों, ये म्यू जी, तो जैसे अगर मैंने आपको कहा कि म्यू जो है वो 0.7 0.8 हो सकता है बेस्ट केस सिनेरियो में, तो उससे भी ये जो एक्सेलरेशन आ गई वो कितनी आ गई, 8 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर आ गई। तो इससे हम अगर वो निकालें बच्चों, जैसे हर कार की ऐड में होता है ना 0 to 100 किलोमीटर पर आवर इन दिस मच टाइम, ये देखना कितना बना, 100 को कन्वर्ट करते हैं हम मीटर्स पर सेकंड में, ये कितना हो गया 500/18, अप्रोक्सीमेटली 27.5 हो गया ना, 18 को 5.5 से अगर हम सोचें तो 27.5 हुआ बच्चों। तो टाइम कितना आया, मतलब अगर मैं 27.5/8 कर दूं तो 3.5, तो 3.5 भी नॉर्मल कार्स का नहीं होता। कितना होता है जनरली कार्स का जो एडवर्टाइजमेंट होती है, 5 सेकेंड 6 सेकेंड्स, इस रेंज में होता है। ठीक है ना, तो यहीं से रिस्ट्रिक्ट हो जाता है काम। बात समझ आई बच्चों? तो प्लीज नोट दिस डाउन, जहाँ पे क्वेश्चन है ना 1, इसके साथ नोट कर लो कि इन केस ऑफ मूविंग पर्सन्स और व्हीकल्स, एयर रेजिस्टेंस म्यू भी हम बिल्कुल एक्सट्रीम बात कर रहे हैं, थोड़ा बहुत वेरी करेगा। हाँ, एयर रेजिस्टेंस, यस। एक और चीज भी होती है बच्चों, जो कि स्पोर्ट्स व्हीकल्स में किया जाता है। स्पोर्ट्स व्हीकल्स ना, चलो मैं आपको हल्का सा बता रहा हूँ बच्चों, जब एरोप्लेन एयर में उड़ता है, हम क्या चाहते हैं कि एयर उस पर फोर्स किधर को लगाए, आगे को, मतलब उससे पहले ऊपर को, उड़ाने के लिए उसको ऊपर को फोर्स लगानी पड़ेगी। तो हम चाहते हैं कि एयर उस पर ऊपर को धक्का मारे। ठीक है, उसकी शेप हमने कुछ इस तरीके से बनाई है। इन द केस ऑफ रेसिंग कार्स, आप ऐसे सोचो कि हम रेसिंग कार का जो डिजाइन बनाते हैं वो एरोप्लेन के डिजाइन का ऑपोजिट हो, दोनों एयर के अंदर मूव कर रहे हैं। तो रेसिंग कार के अंदर जो हमारा डिजाइन होता है वो ये कहता है कि आप इस तरीके से डिजाइन बनाओ उसका कि जो उस पे एयर के कारण फोर्स आनी है वो किधर को है, नीचे को। तो अगर बच्चों एक कार के ऊपर एयर के कारण जो फोर्स आ रही है, जो भी ये फोर्स होती है, फिलहाल हमें नहीं पता, वो ऐसे आएगी, तो क्या होगा, नॉर्मल बढ़ जाएगा। अगर नॉर्मल बढ़ेगा तो उससे फ्रिक्शन फोर्स बढ़ेगी, तो उससे एक्सेलरेशन बढ़ जाएगी। ठीक है, क्यों, ये कैसे समझ आया आपको? इस हिसाब से वेट ज्यादा होगा तो वो तो एम बढ़ा ना, तो एम तो कट ही जाता है, म्यू एम जी अपॉन एम। ये तो एफ एक एडिशनल फोर्स आ गई, वो तो एफिशिएंसी के लिए है, वो तो हाँ, हाँ, तो उसमें भी एफिशिएंसी तो मैटर करेगी ना। मतलब वन थिंग इज कि एक्सेलरेशन कितनी है, उसके बाद ये भी तो देखना पड़ेगा ना। सी, अब एक ट्रेड ऑफ है कि अगर आप उसका वेट बहुत ज्यादा कर दोगे तो और जो फैक्टर्स लगते होंगे, एयर रेजिस्टेंस है फॉर एग्जांपल, या जो बहुत सारी और फोर्सेस आती हैं इन बिटवीन, मतलब आप आगे देखोगे एक ड्रैग होता है, कुछ होता है, तो उन सबको ऑप्टिमाइज करना है हमें इन वन वे और अनदर। ठीक है, तो जनरली जो हम कोशिश करते हैं, जो जनरल प्रैक्टिस होती है कि आप वेट कम कर दो कार का, उसका फर्स्ट रीजन तो ये होता है कि मतलब उससे आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है, मतलब किलोमीटर्स पर लीटर बढ़ जाता है।
रेसिंग कार में ऑब्वियसली दैट इज नॉट द कंसर्न, किलोमीटर्स पर लीटर डजंट मैटर, बट एटलीस्ट आपको उतना तो इंश्योर करना पड़ता होगा वहां पे कि जितनी भी बड़ी आपकी रेस है उसमें उसके अकॉर्डिंग उतना तो चाहिए होता होगा कुछ। उसमें होता है ना शायद, बड़ी रेसेस में होता है ना जहाँ पे रिफिलिंग भी करते हैं बिटवीन, हाँ टायर चेंज करते हैं, पिट स्टॉप जो होता है F1 में। तो बच्चों दिस इज वन ऑफ द रीजंस क्योंकि हमें फोर्स नीचे को चाहिए। एक आप और बात इंटरेस्टिंग नोट करोगे, जितनी भी रेसिंग कार्स होती हैं, ठीक है, या स्पोर्ट्स कार्स होती हैं, या फॉर दैट मैटर जो भी आप ज्यादा अच्छे ब्रांड्स की कार्स सुनोगे, जैसे बिल्कुल एक्सट्रीम फेरारी, पोर्श और वो सब, वो कार्स बहुत ही लो होती हैं, उनकी ग्राउंड क्लियरेंस बहुत कम होती है, ठीक है। जो एसयूवीज होती हैं उनकी ग्राउंड क्लियरेंस बहुत ज्यादा होती है, ठीक है ना। क्यों? वाई डू दे वांट लो ग्राउंड क्लियरेंस? जितना ग्राउंड से वो ऊपर होती है उतना ग्राउंड के नीचे हवा जा सकती है, उतना वो उस पर ऊपर को फोर्स लगाती है, जो कि उसकी एक्सेलरेशन को खराब करती है। तो दे वांट कि कार इस तरीके से बने कि जो एयर ने उसके थ्रू पास करना है वो ज्यादा से ज्यादा एयर उसके ऊपर से ही पास करे, नीचे से तो करे ही ना। स्पॉइलर, हाँ करेक्ट, उसका भी यही काम, बिल्कुल ठीक है जी, अंडरस्टूड। ओके, वो फर्स्ट क्वेश्चन में लिख लिया बच्चों? क्या समझ आया क्या करना है ऐसे केसेस में? एफबीडी ना। आगे बच्चों, और कोई क्वेश्चन? डन। आई पार्ट हो गए सारे। जे पार्ट हाँ जी डन। ओके बस इतना ही किया। वो जो मैंने क्वेश्चंस दिए थे वो किए 16 सबने किया? चलो मैं चेक करने आ रहा हूँ। फ्रिक्शन वाला जो था, हाँ वो उसका मैं बताऊंगा आंसर, पहले मैं जो अभी इसका बताओ, यही था ना। दिखाओ। हाँ किया। नहीं सॉल्व कहाँ किया? ये तो बहुत अच्छा बहाना है। देखते हैं। बाकी का इतनी छोटी कॉपी क्यों लगाई? ऐसी तो 100 भर जाएंगी। हाँ रफ भी बड़ी लगाओ, इसलिए एफबीडी बना के पेज खत्म हो जाएगा।
चक्कर सर अपनी सर एब्सेंट क्यों हो आजकल? क्या कह रहे हो? हाँ, सर एक बात मुझे 16 सर ने बनते ये वाला काम बताओ। जब ये करो कि लोग पीछे को जाएगा, ये वाला आगे को आंसर आगे वाला ये पॉसिबल है? तो आप ये कह रहे हो कि ये ऐसे, अच्छा एक बार सोच के देखना, मतलब ये बेंच है, इस पे बैग है, मैं बैग पे आगे को फोर्स लगा रहा हूँ और बेंच पीछे को चलने लग जाए, इज इट पॉसिबल? कुछ तो तो मेरे पास क्यों मैंने नोटिस नहीं किया सबसे बड़ा क्वेश्चन नहीं, ये दिखाओ कहाँ की है सर। शीट्स पे क्या है आंसर लिखे हुए जरा एफडीडी के नाम पूरा कंप्लीट हो? क्या आंसर था बच्चा इसका? एक मिनट, ऐसे नहीं दिखेगा, पहले फर्स्ट 4 केसेस देखो। नहीं ये तो देख लेना मैंने कैसे लिखे हैं। ये F15 और अपर, ये F30 ऑन अपर, ये F15 और लोअर, ये F30 ऑन लोअर। ठीक है, किस किस के ठीक हैं सारे? ओके, आगे दिखाऊं? ये किस किस का ठीक है? ये वाला हाँ जी, डन। कोई पर्टिकुलर पार्ट जो ना, ये जो बाद वाला केस है ना, फ्रिक्शन, जो ये वाला .1 वाला केस,
ये मैं आपको एक करके दिखाता हूँ, ठीक है। इसमें बच्चों एक पर्टिकुलर ध्यान रखना होता है, आई थिंक वही कोई गलती ना हुई हो। तो हम बात कर रहे हैं लोअर पे, जैसे 15 वाला लें केस, और क्या फ्रिक्शन कितनी थी? कुछ वैसे आपने बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए, आपको आइडिया लग गया होगा। दो तरीके से दी होती है फ्रिक्शन, या तो म्यू एस म्यू के अलग दिए होते हैं, या सिर्फ म्यू दे दिया जाता है। जब म्यू दे दिया जाता है तो ऑटोमेटिकली मींस कि वो म्यू एस म्यू के दोनों की यही वैल्यू, राइट। इस ये सिचुएशन है बच्चों, सारी 0.1 थी। हाँ सिर्फ नीचे, ग्राउंड एंड 4 kg। हाँ एंड 4 kg मतलब उन दोनों के बीच में। बताया तो था मैंने, फ्रिक्शन हमेशा दो बॉडीज के लिए दी जाती है। अगर दो के लिए देनी है तो ऐसे ही लिखना पड़ेगा ना उसको। ओके तो ये सिचुएशन है, ठीक है। अब हाउ डू वी स्टार्ट? जैसे हमने सीखा है, सबसे पहले स्टैटिक ऑन बोथ। assume static on both surfaces। तो जैसे मैंने आपको कहा था, जब आप स्टैटिक मानते हो तो सीधा ही सोच लो कि भाई उसके साथ ऑटोमेटिकली क्या असम्पशन हो गई। अगर मैं दोनों सरफेसेस पे स्टैटिक कह रहा हूँ, इसका मतलब ये हुआ कि A2 और A4 दोनों जीरो हुए। कैसे पता चला मुझे? भाई ग्राउंड रेस्ट पे है तो A4 रेस्ट पे हुआ, A4 रेस्ट पे हुआ तो A2 रेस्ट पे होगा, करेक्ट। तो अब मैं इसके हिसाब से बच्चों अगर अपना दोनों ब्लॉक्स का FBD बनाऊं, तो इसका बना 15, यहाँ फ्रिक्शन इसको FS बोल देते हैं, और 4G। अब आपको पता है बच्चों ये नॉर्मल क्या आएगा यहाँ पे, इसकी वैल्यू 6G आनी है। जो ऊपर से नॉर्मल आएगा उसकी वैल्यू 2G। यही इस पे लग गया 2G, राइट। तो मैं आप देख लो साइमल्टेनियस बना दोनों के FBD, क्योंकि भाई जो मैं फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन 4 kg वाले पे दिखाऊंगा उसी के ऑपोजिट 2 kg वाले पे आएगी, है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसकी एक्सेलरेशन 0, दोनों की 0 दिखानी है एक्सेलरेशन। भाई अगर दोनों, अब 2 kg वाले की बात करते हैं, अगर 2 kg वाले की एक्सेलरेशन 0 है, इसका क्या मतलब हुआ? फ्रिक्शन किधर को लगेगी, कितनी लगेगी? 0 लगेगी, है ना। तभी एक्सेलरेशन 0 आएगी।
तो अगर मैं ये अजम्पशन ले रहा हूँ तो जो ऊपर वाले ब्लॉक्स के बीच में एक्सेलरेशन है वो 0 है। तो यहाँ पे भी एफ एस डैश 0 मानना पड़ेगा मुझे, और इस सरफेस पे भी जो भी एफ एस डैश होगा वो 0। करेक्ट। और फिर यहां से एफ एस क्या बन गया 15, म्यू एस एन कितना बन गया 0.1 इंटू 60 इक्वल टू 6। इसका मतलब कॉन्ट्राडिक्शन। कि बोथ ब्लॉक्स कैन नॉट बी एट रेस्ट। ठीक है, या दोनों सरफेसेस पे स्टैटिक नहीं होगी। अब क्या किया जाए? अब हम ये मानते हैं कि नीचे काइनेटिक हो गई और ऊपर। अब एक ध्यान रखना है, ठीक है बच्चों, अगर कॉन्ट्राडिक्शन आई है तो आपको अब नए सिरे से ही सॉल्व करना पड़ेगा। अब ये नहीं कह सकते आप कि हाँ कुछ इन्फॉर्मेशन ऊपर वाले से यूज कर लेते हैं। कॉन्ट्राडिक्शन आ गई तो आपकी अजम्पशन ही गलत हो गई। अब हमें अगले से करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगली अजम्पशन क्या बनेगी अब कि अब अगर हम सोचें दोनों सरफेसेस पे स्टैटिक तो हो नहीं सकती। ठीक है, क्या ये हो सकता है बच्चों कि नीचे स्टैटिक हो ऊपर काइनेटिक हो? तो हो ही नहीं सकता है ना। ये कैसे पॉसिबल है कि नीचे रुका हुआ और ऊपर अपने आप वो हवा में चलने लग गया, है ना? वो तो पॉसिबल ही नहीं है। तो वो केस अपने आप एलिमिनेट हो गया। और क्या केस बचा? नीचे काइनेटिक ऊपर स्टैटिक, ये चेक कर सकते हैं हम, है ना? तो अब हम अगला केस ले रहे हैं, केस 2, कि ग्राउंड के साथ काइनेटिक और 2 kg वाली स्टैटिक। ठीक है, इन अदर वर्ड्स मैं ऐसे कह रहा हूँ कि ऊपर जो फ्रिक्शन है वो स्टैटिक है, नीचे वाली जो फ्रिक्शन है वो काइनेटिक है। तो अब बच्चों मतलब जो केस मानते हैं ना उसके हिसाब से बस फिर से बच्चों ध्यान रखना होता है। अब मैं मान लो ये जो 4 kg वाला ब्लॉक है, इसके एफबीडी में क्या आएगा 15, और एन मुझे पता था यहाँ पे 60 आएगा फ्रिक्शन। ये एफ के आ गया 6। जो दूसरा ब्लॉक है, अब इसकी जो भी एक्सेलरेशन होगी ए, दूसरे वाले की भी वही ए होगी आगे को। दोनों को बना के बच्चों फायदा ये होता है कि ना, जैसे अब हमें डायरेक्शन नहीं पता थी कि 4 kg वाले पे फ्रिक्शन फोर्स किधर को लगेगी, बट ये तो पता है कि अगर मैं स्टैटिक अज्यूम कर रहा हूं तो 2 kg वाले पे फ्रिक्शन फोर्स किधर को लगनी चाहिए, आगे कोई लगनी चाहिए। तो इसका मतलब अब मुझे पता है कि इस पे फ्रिक्शन फोर्स पीछे कोई लगेगी। अब यहाँ जो एन था वो कितना है 20। ये एफबीडी सही है अब? ओके, अब इसकी इक्वेशंस क्या बनी? 15 माइनस 6 माइनस एफ एस इज इक्वल टू 4 है, और इधर से क्या बनी? एफ एस इज इक्वल टू 2 है। इससे कितना आया 9 माइनस 2 एफ एस। तो इससे ए आ रहा है 3/2, और एफ एस कितना आ रहा है 3, और यहाँ से म्यू एस एन कितना था? ये ध्यान रखना है बच्चों ना, ये एक गलती हो सकती है कि जिन दो सरफेसेस में फ्रिक्शन की बात कर रहे हो उन्हीं का ही म्यू एस एन लेना है ना। दो ब्लॉक्स में कई बार गलती हो जाती है, इसलिए मैं उसी के पास ही लिख रहा हूँ उसको। तो ये कितना बन गया 0.1 इंटू 20। अच्छा ऊपर तो ज्यादा है हाँ,
कितनी थी 0.5 थी, तो ये 10 आ गई, तो दिस इज लेस देन म्यू एफ एन, तो ये सही होगा। आया समझ? अब यही वाले केस में बच्चों आप सोचो कि अगर मैं वैल्यू को 15 की जगह 30 कर देता तो बिल्कुल ऐसे ही होता, ऊपर वाले में तो कॉन्ट्रडिक्शन आई जाती, नीचे वाले में क्या फर्क पड़ता, बस जहां 15 लिखा है वहां 30 आ जाता है ना। तो ये क्या बन जाता, 24/6 A4 आ जाता। अगर आपका A4 आता तो उधर से FS 8 आता, तो मतलब स्टिल कॉन्ट्राडिक्शन नहीं आई, 30 पे भी नहीं आई। अगर कोई और बड़ी वैल्यू लेते, मे बी 40 लेते, फिर क्या होता, मान लो ये कॉन्ट्राडिक्शन आ जाती, फिर क्या करते हम, फिर हम कहते हैं दोनों में काइनेटिक, और वो तो आसानी हो जाता है, फिर क्या करना है, दोनों में एफ के लगाओ और उसके हिसाब से सॉल्व करो। हाँ बच्चों, आपको और किसी पार्ट में कोई भी कंफ्यूजन? ये क्लियर हो गया बच्चों? ओके अच्छा बच्चों, अब इसमें ट्राई करो एक केस, इसी में आगे लिखो। बच्चों दोनों केसेस के लिए, मतलब एक केस में फोर्स ऊपर वाले ब्लॉक पे एक्ट कर रही है और एक केस में फोर्स नीचे वाले पे। चलो ऐसे ही लिख देते हैं। फर्स्ट पार्ट इज फाइंड एफ मैक्स ऑन upper block such that both move together। ये बच्चों मतलब जो केस है ये वो वाला है जब फ्रिक्शन 0.1 है, ग्राउंड के साथ 0.1 है।
सिचुएशन तो वही दोनों ब्लॉक्स, हाँ वही 2-4 यही वाली सिचुएशन। ये जो सिचुएशन है ये, इसमें 15 को F से रिप्लेस कर दो, एक बार F ऊपर लगा दो, एक बार नीचे लगा दो। फर्स्ट पार्ट कौन सा, ऊपर वाला कलर? गलत, 2 आंसर आएंगे ना, कैसे? क्योंकि 2 केस हैं, ए बी। सर एक में फोर्स ऊपर लग रही है, एक में नीचे लग रही है। वैल्यू आएगी ना न्यूमेरिकल कुछ। बस गलत।
या प्लस है, ये आपने एफ निकाला ना, इसको इधर ले जाके एफ एस प्लस 2 ए लिखा, एफ प्लस तो 4 ए प्लस 6 के प्लस नहीं आएगा ना? हाँ गुड। बच्चों मैक्स लग जाए फिर तो वैसे ही काम आसान हो जाता है, कुछ इतना सोचना ही नहीं। बड़े और मोटे रेजिस्टर्स लगाओ। सही संडे को हमारा टेस्ट होगा नहीं अभी नहीं है, एक जो मैंने आपका कंबाइंड लेना ना काइनेमेटिक्स 1 2 का, वो अभी नहीं है। दो आंसर आएंगे ना? गलत। जिनके गलत हो गए वो याद रखना, 5 चांस। गलत। आप कर क्यों नहीं रहे अगर गलत हो गए तो? गलत। है 80? क्यों 80 में ऐसा क्या है, मतलब 80 की क्या खासियत है? नहीं आप क्या पूछ रहे हो, आ सकता है कि क्या है, दो फर्क है ना। तो जैसे आपका 84 आया तो वो गलत है। ओके टाइम अप। इसमें बच्चों फर्स्ट पार्ट का आंसर आएगा 12 और सेकंड पार्ट का आंसर आएगा 36। इसमें टाइम बिल्कुल नहीं लगना चाहिए था। ये जिन्होंने बोला ना कि रफ कॉपी घर पे है, पोल खुल रही है अगर ये क्वेश्चन नहीं हुआ तो। जिन्होंने बोला था ना उनमें से किसी का नहीं हुआ। क्या कहना है? अगर किया होता तो सवाल ही नहीं था कि ना हुआ क्वेश्चन। सी बच्चों ये बात समझते हो, मैक्स आ गया, इससे क्या फर्क, क्या पता चल गया हमें कि भाई जो बीच वाली फ्रिक्शन है वो मैक्स ही लग रही है, लिमिट वाली लग रही है। तो अब आपका एफबीडी क्या बनना था? अब जब हम फर्स्ट केस एफ इस पे लग रहा है, अब इस पे फ्रिक्शन किधर को लगेगी? पीछे लगेगी, है ना? तो कितनी? अच्छा ये मुझे पता कैसे चला कि इस पे फ्रिक्शन पीछे लगेगी? अगेन सी, ये तो पता है ना कि दोनों आगे को ही जाएंगे। अगर इसको आगे को जाना है तो इस पे फ्रिक्शन फोर्स आगे लगनी चाहिए, इस पे आगे लगेगी तो इस पे पीछे लगेगी। वो कितनी लगेगी?
म्यू एस एन कितना बन गया? 0.5 इंटू 20 इक्वल टू 10। ये 2 है, ये 4 है, लिख लेना चाहिए, गलती हो जाती है नहीं तो। अब क्या इक्वेशन बनी यहाँ राइट साइड से? 10 इज इक्वल टू 4 है। एक मिनट, हाँ एक फ्रिक्शन में हो गई। एक इस पे पीछे को लगेगी फ्रिक्शन एफ के, वो कितनी है? 6 इंटू 60 इंटू 0.1 इक्वल टू 6। तो अब इसकी क्या इक्वेशन बन गई? राइट साइड वाले की इक्वेशन बनी 10 माइनस 6 इज इक्वल टू 4 है, तो यहाँ से ए आपका 1 आ गया। लेफ्ट साइड की इक्वेशन बनी f माइनस 10 इज इक्वल टू 2a, तो इधर से आपका f 12 आ गया। अंडरस्टूड? बिल्कुल ऐसे ही दूसरा केस करना, उसका आंसर जो है आपका वो 36 आ जाएगा। ठीक है जी, ओके। क्या? क्यों? तो क्या हुआ, दिखाया ही नहीं गया, इतना ही हुआ, और तो कुछ नहीं हुआ। इसमें तो कोई इतना कोई नुकसान नहीं हुआ। ओके, इससे बच्चों बस एक, अब हम एक लास्ट टाइप ऑफ एक क्वेश्चन करना है हमने। देखो बच्चों, सिचुएशन क्या है कि एक रफ सरफेस के ऊपर हमने एक ब्लॉक रख दिया जो कि ऐसे एक थ्रेड से अटैच्ड है, ठीक है। उसके ऊपर हम राइट साइड से एक फोर्स एफ लगा रहे हैं जो कि बढ़ती जा रही है, ठीक है। ये पूरा क्वेश्चन भी नहीं है, हमें सिर्फ समझना है कि इस केस में हाउ डू वी डील। तो आप देखो कि दो फोर्सेस इन्वॉल्व हो गई, एक टेंशन एक फ्रिक्शन, ठीक है। और वो जो ब्लॉक है वो तो रेस्ट पे ही है, क्यों? थ्रेड से बंधा हुआ है, राइट। तो अब जो हमें इसमें समझना क्या है कि देखो, ऐसी सिचुएशन जो है वो हम दो तरीके से बना सकते हैं। नाउ अंडरस्टैंड दिस वेरी केयरफुली। एक केस है कि जब आपका थ्रेड जो है वो पहले स्लैक था, ठीक है, ग्राउंड के ऊपर एक ब्लॉक पड़ा है, उसको एक थ्रेड से हमने बांधा हुआ है और जो थ्रेड है वो स्लैक है, ठीक है। अब मैंने ब्लॉक को खींचना शुरू कर दिया, ठीक है। थिंक वेरी केयरफुली एंड टेल मी कि जब मैंने उसको खींचना शुरू किया तो पहले कौन सी फोर्स आएगी? फ्रिक्शन आएगी पहले या पहले टेंशन आएगी? फ्रिक्शन आएगी, क्यों? जब मैं उसको खींच के थोड़ा सा लेफ्ट को अपनी तरफ कर लूंगा तब जाके थ्रेड टाइट होगा ना। जब तक वो हिला ही नहीं अपनी जगह से तब तक तो थ्रेड टाइट ही नहीं होगा। तो अगर थ्रेड पहले लूज पड़ा है तो उस केस में मुझे पहले फ्रिक्शन को ओवरकम करना पड़ेगा, उसके बाद थ्रेड में टेंशन आएगी। क्या ये बात समझ आती है? ठीक है, मतलब देखो बच्चों, बात क्या समझनी है हमने कि चलो एक फिगर बना लो पहले, साथ साथ लिख भी लेंगे फिर।
हाँ जी, तो इसमें बच्चों अब लिखो केस 1 थ्रेड इज स्लैक इनिशियली। तो अगर थ्रेड इनिशियली स्लैक है, इसका मतलब इनिशियली टेंशन क्या हुई बच्चों? 0 हुई। अब कब थ्रेड में टेंशन आनी शुरू होगी? जब हम ब्लॉक को थोड़ा सा मूव कर पाए होंगे। अगर हम ब्लॉक को थोड़ा सा मूव कर पाए, इसका मतलब फ्रिक्शन कौन सी है? काइनेटिक या लिमिटिंग कह लो। अगर एक ही म्यू दिया हुआ है लेट्स से, तो इसका मतलब अगर लिमिटिंग फ्रिक्शन लगनी शुरू हो गई, उसके बाद ही टेंशन आएगी। ठीक है, मतलब हमें ऐसे समझना है बच्चों कि टेंशन और फ्रिक्शन दोनों मिलके कैपिटल एफ को अपोज कर रही हैं, लेकिन जो हमने सिचुएशन बनाई है इसमें क्या होगा कि पहले फ्रिक्शन अपनी मैक्सिमम लिमिट तक जाएगी और उसके बाद टेंशन लगनी शुरू होगी। ये बात समझ आ रही है ना? कि जस्ट इमेजिन कि एक्सटर्नल फोर्स लेट से 50 न्यूटन की है, फ्रिक्शन की मैक्सिमम लिमिट क्या बनती है बच्चों इस केस में? 10। तो पहले फ्रिक्शन 10 तक जाएगी, जब फ्रिक्शन 10 तक जाके एक्सटर्नल फोर्स को नहीं रोक पाई, फिर उसके आगे का काम कौन करेगा? टेंशन। क्या ये बात समझ आ रही है? तो इस केस में बच्चों मतलब हम क्या कह सकते होंगे कि अगर तो आपकी एक्सटर्नल फोर्स 10 से कम हुई तो क्या होगा? तो टेंशन 0 होगी। और अगर एक्सटर्नल फोर्स 10 से ज्यादा हुई, फिर मान लो 15 एक्सटर्नल फोर्स, तो टेंशन कितनी हुई? 5। राइट? तो मतलब हम क्या रिलेशन लिख सकते हैं कि t ग्रेटर देन 0 व्हेन ब्लॉक जस्ट बिगिंस टू मूव, है ना? और इस केस में पहले फ्रिक्शन फिर टेंशन। हाँ, वो तो जैसे जैसे एफ बढ़ेगा टेंशन भी वैसे वैसे बढ़ती जाएगी। क्या ये केस समझ आया बच्चों? लिख लिया सबने? अच्छा, अब बच्चों दूसरा केस ये बन सकता है, जस्ट इमेजिन कि मैंने ब्लॉक को पहले थ्रेड से खींच लिया, अभी हवा पे नहीं रखा, थोड़ा सा मतलब जमीन पे नहीं रखा, थोड़ा हवा में है, पहले ब्लॉक को खींच लिया तो क्या हुआ? उससे टेंशन आ गई और अब जमीन पे रख दिया। इससे क्या हो सकता है? इससे ये हो सकता है कि जस्ट इमेजिन कि एक्सटर्नल फोर्स मान लो 10 न्यूटन है, ठीक है, मैंने इतना खींच लिया कि टेंशन 7 आ गई,
ठीक है, तो अब उसको जमीन पर रख दिया, तो अब फ्रिक्शन क्या करेगी? अब फ्रिक्शन को कितनी वैल्यू चाहिए? फिर से सुनो, एक्सटर्नल फोर्स 10, मैंने थ्रेड को इतना खींच लिया कि टेंशन 7 बन गई, मैंने 7 टेंशन बना के उसको जमीन पे रख दिया। अब कितनी फ्रिक्शन लगेगी? 3। फ्रिक्शन ने क्या करना था? ब्लॉक को रोक के रखना था। फ्रिक्शन ने देखा कि भाई 10 इधर लग रही है, 7 इधर लगी रही है, तो अब रोकने के लिए कितनी फोर्स चाहिए? 3। तो फ्रिक्शन बस 3 लगेगी और उसका काम बन गया। आई बात समझ? मतलब वो तो हमने जब खींचा, मतलब कि आप मान लो कि हमने पहले ही रख दिया उसको नीचे, कि अभी इक्विलिब्रियम बना ही नहीं था, कि खींचते खींचते ऐसे रख दिया बस नीचे। अगर तो मैं ऐसे सोचूं कि खींच के पकड़ा हुआ है, तब तो 10 नहीं होनी पड़ेगी, और फिर नीचे रखा। मैं कह रहा हूँ कि खींचते खींचते एकदम ऐसे नीचे पटक दिया उसको। हम्म हम्म अभी इक्विलिब्रियम नहीं आया। हो गया? नहीं, ये देखो, इससे क्या होता है, ये जैसे थ्रेड है, अब मैंने अभी जो कुछ फोर्स लगाई है, इससे भी थ्रेड सीधा तो हो गया, बट मैं अभी फोर्स तो बढ़ा ही सकता हूँ ना। तो जिस टाइम पे मैं फोर्स बढ़ा रहा हूँ अभी, तो क्या हो रहा है? टेंशन बढ़ती जा रही है ना, कि भाई मैंने, मतलब हो सकता है कि मेरी पहले 5 लग रही होगी, तो टेंशन 5 है, मेरी 10 हो गई, तो अब टेंशन बढ़ती जा रही है, एज लॉन्ग एज ये चीज जो है वो रेस्ट पे। ठीक है, अब जो और नीचे अगर होता, मतलब झटका लगता, तब क्या हुआ होता? मतलब ये जिस इंस्टेंट पे ये ऐसे नीचे होता है, तब क्या हुआ होगा जब ये नीचे को गया है? तो उस इंस्टेंट पे जो, मतलब कुछ देर तो ऐसा हुआ होगा ना कि एक्सटर्नल फोर्स जो है वो टेंशन से ज्यादा हुई होगी, तभी ये ब्लॉक, ये जो भी है प्लास्टिक का भी इसके नीचे, isn't it? मैं कह रहा हूँ कि थ्रेड की कोई फिक्स टेंशन नहीं होती, थ्रेड में टेंशन बढ़ सकती है डिपेंडिंग अपॉन कि आप कितनी एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हो उस पर। तो मतलब शुरू में हो सकता है कि अभी थ्रेड में टेंशन 5 है, अब जब मैं ज्यादा जोर लगा रहा हूँ तो थ्रेड में टेंशन 10 भी हो गई होगी, या 20, या जो भी। तो हम ये कर रहे हैं, जैसे मान लो मैंने ऐसे खींच के अब इसको यहाँ नीचे मान लो फिक्स कर दिया, चिपका दिया, तो अभी कौन सी फोर्सेस लग रही हैं? अभी दोनों फोर्सेस लग रही होंगी, टेंशन भी लग रही होगी और फ्रिक्शन भी। इनफैक्ट इसको आप ऐसे भी सोच सकते हो, वो 10-7 वाला मत सोचो, सोचो मैंने खींच के रखा, तो अब क्या है, कोई टेंशन है, और अब मैंने बस उसको जमीन पे रख दिया, तो एफबीडी में क्या आएगा? अब थ्रेड खिंचा हुआ है, तो थ्रेड में टेंशन आएगी किधर को? पीछे को, उसको रोकने के लिए। फ्रिक्शन लग रही होगी किधर को? आगे। बस आप वो सोच लो, जो मैंने पहले बोला था वो तो बिल्कुल एक मोमेंटरी इंस्टेंट की बात थी, उसके बाद तो एफबीडी में कौन सी फोर्सेज आनी है? सिर्फ टेंशन और फ्रिक्शन ही आनी, तो वो दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। आई बात समझ? तो ये लिखो सेकंड केस, केस 2, कि हमने अगर ब्लॉक को पुल करके फिर फ्लोर पे रख दिया, तो एफबीडी क्या होगा? कि टी इज इक्वल टू एफ एस। हाँ तो पहले फ्रिक्शन अपना लगा के फिर उसके बाद टेंशन आएगी हाँ कि जितना यस, बट प्रैक्टिकली स्पीकिंग टेंशन की भी एक लिमिट होती है, तो एक पॉइंट के बाद तो क्या होगा कि थ्रेड ही टूट जाएगा।
हाँ? इस केस पे नहीं है। हाँ, अभी हम मान रहे हैं कि उतनी स्टेज नहीं आई थी, वो टूट ही गया। आई बच्चों, बात समझे? ठीक है, ये बच्चों एक क्वेश्चन करो नोट। ठीक है, ये जैसे मैं आपको कह रहा था और मुश्किल किया जा सकता है, ये मतलब आराम से घर पे करना है आपने। अभी ना मैं आपको ऊपर वाले केस पे भी एक एग्जांपल देता हूँ और क्लियर हो जाएगी वो बात। हाँ, मैं वो एग्जांपल दूंगा अभी। दोनों पॉसिबिलिटीज होती है, हटा भी सकते हो, नहीं भी। मतलब व्हाट वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड फ्रॉम द अबव क्वेश्चन इज कि सिर्फ फिगर देख के आप ये नहीं बता सकते थे कि थ्रेड में टेंशन है कि नहीं, isn't it? That will depend upon कि वो जो सिचुएशन है वो किस तरीके से बनाई गई। ठीक है, मैं एक और एग्जांपल देता हूँ, उससे बात और क्लियर हो जाएगी। ये क्वेश्चन सबने कर लिया नोट? ओके। तो जो अगर ये क्वेश्चन हो, सिचुएशन समझ आ गई? इंक्लाइन प्लेन पे एक ब्लॉक रखा है जिसका म्यू लेस देन tan थीटा है, सॉरी उल्टा, म्यू ग्रेटर देन tan थीटा। हाँ जी, तो इसमें बच्चों सोचो अगर केस 1 होता तो क्या होगा? केस 1 मतलब कि अगर थ्रेड इनिशियली स्लैक है तो आंसर क्या बनेगा? तो बच्चों अगर थ्रेड इनिशियली स्लैक है उसका मतलब क्या हुआ? टेंशन 0 है। अब क्योंकि म्यू ग्रेटर देन tan थीटा है तो व्हाट डज इट मीन? कि फ्रिक्शन इटसेल्फ सफिशिएंट है ब्लॉक को रोक के रखने के लिए। तो थ्रेड स्लैक था,
फ्रिक्शन ने ब्लॉक को रोक रखा है, तो क्या होगा? टेंशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, फ्रिक्शन से ही काम चल जाएगा हमारा। बात समझ आती है? तो उस केस में फिर टेंशन क्या हुई? 0 हुई। लेकिन यहीं पे एक केस 2 भी बन सकता है, जहां पे हम क्या करें, आप सोचो कि मैंने ब्लॉक को थोड़ा सा एक बार खींच दिया, उससे क्या हुआ? कुछ टेंशन आ गई और छोड़ दिया, फिर तब एफबीडी में क्या कुछ आएगा? टेंशन भी होएगी और फ्रिक्शन भी होएगी। कौन सी? स्टैटिक, काइनेटिक? स्टैटिक ही है, कौन सा कहीं जा रहा है। तो तब फोर्सेस किस तरह बैलेंस हो रही होंगी? टेंशन जो है ऊपर को लग रही होगी, फ्रिक्शन किधर को लग रही होगी? टेंशन के साथ ही लग रही होगी, क्योंकि ब्लॉक नीचे जाने की कोशिश करेगा तो उसको रोकने के लिए फ्रिक्शन ऊपर लगेगी। तो उस केस में आपकी क्या इक्वेशन बन गई? T प्लस एफ एस इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा। केस 1 क्या है कि आपका थ्रेड लूज पड़ा है, बस। तो अब ब्लॉक अपने आप से तो मूव करेगा नहीं नीचे को, क्योंकि फ्रिक्शन ज्यादा है, तो थ्रेड में टेंशन आएगी ही नहीं। केस 2 क्या है कि मैंने ब्लॉक को ऐसे थोड़ा सा खींचा और फिर छोड़ दिया यहां पे, तो खींचने से क्या हुआ? टेंशन भी आ गई और फ्रिक्शन तो चलो है ही। क्योंकि मैं इसको नीचे को खींच रहा था, तो फ्रिक्शन किधर को लगेगी? ऊपर को लगेगी। पहले, हाँ 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 हाँ, क्योंकि उसमें एक्सटर्नल थी नहीं, यहाँ तो एक्सटर्नल एम जी साइन थीटा आ गई ना, जो एक ब्लॉक पे लग रही है। नहीं, अगर तो स्प्रिंग होता फिर तो हमें सोचना पड़ता, क्योंकि स्प्रिंग तो ऊपर भी खींच सकता है। इस केस में टेंशन कभी ऐसा नहीं कर सकते कि वो ब्लॉक को ऊपर खींच ले। हाँ बच्चों, क्या समझ आया यहाँ से? बेसिकली ना ये क्वेश्चन इस टाइप का आता है, तो व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज कि जब तक हमारे को ओरिजिनल सिचुएशन ना बताई हो, तब तक हम कमेंट नहीं कर सकते कि टेंशन क्या होगी। मतलब ये सिचुएशन टेंशन 0 के साथ भी बनाई जा सकती है, ये सिचुएशन नॉन जीरो टेंशन के साथ भी बनाई जा सकती है। आ रही है बात समझ बच्चे? तो जनरली अगर और कुछ मेंशन ही ना हो, तब तो फिर आप केस 1 मान के टेंशन 0 ऑप्शन होती है वो मार्क कर देते हो। अगर कुछ स्पेसिफाई किया जाता है, बताया जाता है कि हाँ जी इतनी फ्रिक्शन या इतनी टेंशन, मतलब बेसिकली अगर सेकंड केस के लिए उन्होंने क्वेश्चन पूछना है, तो उसके लिए टी या एफ एस में से किसी एक के बारे में तो कोई इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी ना, तभी दूसरा निकलेगा। हाँ, कुछ ना दिया हो तो केस 1 मानता है। हाँ, ना ना कि ये ना लिखा हो कि ये बनाया कैसे है, क्वेश्चन में सिर्फ आपको फिगर दे दिया जाए और पूछ दिया जाए सीधा कि फाइंड टेंशन। जैसे मान लो मैं ना लिखूं कुछ, तो आइडियली तो ये क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं हो सकता ना, तो हम केस 1 मान लेते हैं। हम्म, नहीं वो तो फिर तब लिखोगे ना आप, अगर आप फ्रिक्शन को लिमिटिंग मानो।
मतलब फ्रिक्शन लिमिटिंग हो सकता है, हो ही ना। थ्रेड पूरी फोर्स लगा रहा है साइड पुल फोर्स लगाएगा, हाँ तो ऊपर को नहीं जा सकता। जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है, ये डिपेंड करेगा। अगर तो आपने सी इस पे ब्लॉक पे mg sin थीटा इधर को लग रही है, टेंशन ऊपर को लग रही है, तो फ्रिक्शन की वैल्यू तो डिपेंड करेगी कि इन दोनों में से कौन सा बड़ा है। अगर तो आप बहुत ज्यादा खींच दोगे, टेंशन आपने बहुत ज्यादा कर दी, तो क्या होगा, तो ब्लॉक में ऊपर जाने की टेंडेंसी आएगी, तो फ्रिक्शन किधर को लगेगी, नीचे। अगर आपने थोड़ा सा ही खींचा है, तो क्या होगा, तो नेट फोर्स नीचे को आएगी, फिर टेंशन ऊपर को लगेगी। ठीक है, इनफैक्ट इसमें मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, वो इस बात को और क्लियर कर देगा। ये बात समझ आ गई बच्चों मैंने जो अभी बोली? ठीक है, ये जो मैंने लिखा है वो किसके हिसाब से लिखा है, कि अगर थोड़ी सी फोर्स लगाई है हमने, ठीक है। तो इस पे एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन बनता है बच्चों, देखो। वो मतलब ये केसेस पे बेस्ड नहीं है, वो एक सेपरेट सिचुएशन है। देखो ना, करना बच्चों ट्राई। तो बच्चों इस क्वेश्चन में भी आपको ये तो दिख ही गया कि मैक्सिमम मिनिमम लिखा हुआ है, तो क्या होगा उससे, लिमिटिंग ही लगनी है फ्रिक्शन।
देखो बच्चों, क्या था इसमें, मतलब बहुत सिंपल सी चीज है। कैपिटल एम के एफबीडी से बताओ कि थ्रेड में टेंशन क्या होगी। कैपिटल एम जी होनी है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अब जब आप बच्चों स्मॉल एम का एफबीडी बनाओगे, तो उसमें मैं सिर्फ काम की फोर्सेस दिखा रहा हूँ, एम जी साइन थीटा, ये टेंशन आ गई कैपिटल एम जी। तो भाई अब बताओ इस केस में फ्रिक्शन फोर्स किधर को लगेगी। डिपेंड कर रहा है, ठीक है। देखो क्वेश्चन है ही इसलिए मिनिमम या मैक्सिमम। अगर सोचो मैक्सिमम वाले केस की बात करें, मतलब कैपिटल एम बहुत बड़ा है, तो उस केस में हमारे सिस्टम में क्या टेंडेंसी होगी। कैपिटल एम नीचे को जाना चाहेगा तो स्मॉल एम ऊपर को जाएगा, तो फ्रिक्शन किधर को लगेगी, नीचे को। तो जब आप फ्रिक्शन को नीचे को लगाओगे तो एक केस वो बन जाएगा, लगनी तो वो वही म्यू एस एम जी कॉस थीटा ही है, ठीक है ना। और जो दूसरा केस बनेगा, मान लो स्मॉल एम कैपिटल एम बहुत हल्का है, तो क्या होगा, तो स्मॉल एम की नीचे जाने को टेंडेंसी होगी, तो फ्रिक्शन ऊपर को आ जाएगा। तो फ्रिक्शन कैन एडजस्ट सिचुएशन के हिसाब से। तो आपके दो आंसर्स बन जाएंगे, एक मैक्सिमम वाला, एक मिनिमम वाला। आगे बात समझ बच्चों, चलो ठीक है, दैट्स इट। कल तक बच्चों क्या काम करके लाओगे। एक्सरसाइज 1 तो पुराना काम था, और बताओ नया क्या करके लाओगे। कल है अपनी क्लास है। एक्सरसाइज 1, 2 और 3 है, ये बचा हुआ है, बताओ। सिर्फ 1 करके लाओगे या 2 में तो कम है क्वेश्चन शायद। 2 में 46 है, 1 ही करके लाओगे। 1 में ज्यादा है क्या क्वेश्चन। हाँ चलो एक्सरसाइज 1 सारे कर लो अच्छे से, ठीक है। चलो हाँ वो फिर करते हैं अगली क्लास में। उस पे डाल दो ना, चैट पे डाल दो, वो भेज देंगे जो देखते हैं। क्या क्या किया हुआ है असाइनमेंट में जाके, चैट में रिप्लाईज बंद किए हुए हैं, तो उनको बोल दो ना, मुकेश सर को बोल दो, वो डाल देंगे तो उसमें। आप उनसे बात नहीं कर सकते। क्या किया हुआ है। हाँ हाँ बोल दो यार, बता दो। ऐसा थोड़े कि ऐप पे ही बोलना है। एक बचा है ना डिस्कस वाला। वो करके लाना दोबारा, उसमें नहीं कोई डाउट बचा होगा। फर्स्ट वाले में नहीं बचा, सेकंड में। हाँ ठीक है कर। नहीं मैंने क्या लिखा था, चाहे मैक्सिमम मिनिमम लिखाओ चाहे जस्ट मिनिमम लिखाओ, हम लिमिटिंग बता सकते हैं। बट मैक्स तो यही है ना, जहाँ मैक्स मिनिमम जस्ट लिखा आ गया वहाँ लिमिटिंग तो लगी सकती है। इसमें हम उसी हिसाब से लगाएंगे कि नेट
ऑनलाइन वो आई नहीं थी रिकॉर्डिंग। तो लिख के ले आना क्वेश्चन समझा दूंगा क्लास में। मतलब एक्सपेरिमेंट में नहीं आता मैंने पेंट मशीन लगाई थी और ड्रोन ऊपर रख दिया उसके ऊपर, तो फिर मैं ड्रोन को उड़ा रहा था, तो फिर उसका वेट ज़्यादा आ रहा था मेरा जब हवा में था, मतलब वेट तो इक्वल आना चाहिए ना नॉर्मल वेट जैसे। किससे ज्यादा आ रहा था फिर बोलो? मतलब जो ड्रोन का वेट था मेरा वैसे पड़ा हुआ था, उससे ज़्यादा आ रहा था, मतलब इक्वल नहीं आना चाहिए नॉर्मल की वजह से। आप कह रहे हो कि केस 1 ड्रोन को वेइंग मशीन के ऊपर ही रख दिया, केस 2 आप ड्रोन को वेइंग मशीन के ऊपर उड़ा रहे हो, तो उस केस में जो वेट आता है वो ज्यादा आता है। हाँ, वो इसलिए आता है कि क्या होता है कि जो ड्रोन क्या करता है कि वो एयर को कुछ स्पीड से नीचे को धक्का मारता है, तो वो एयर उससे रिफ्लेक्ट होके इधर उधर जाएगी, कुछ पार्ट तो ड्रोन पे भी जा रहा होगा, तो मतलब वो सारा पार्ट ऐसा नहीं है ना जो पूरा ड्रोन पे ही जा रहा हो। आप जो कह रहे हो नॉर्मल रिएक्शन इक्वल टू mg आना चाहिए था, तो उस असम्पशन से आता है कि अगर एक बात समझो, ड्रोन एयर के ऊपर जो फोर्स लगाएगा और एयर जो ड्रोन के ऊपर फोर्स लगाएगी, वो दोनों को इक्वल होना है और उसको mg पे इक्वल होना है, तभी ड्रोन रेस्ट पे रहेगा। ठीक है, तो ड्रोन ने एयर पे तो फोर्स mg लगाई है, ठीक है, अब उसके कारण से उस एयर को क्या हो रहा है, वो एयर रेस्ट पे तो नहीं है ना, वो एयर नीचे को भी तो जा रही है ना, तो एयर की जो एयर का मास इनटू एक्सीलरेशन है, या एयर जो इससे टकरा के जो एयर के पार्टिकल्स नीचे आपके प्लेटफॉर्म, एयर अगर तो रेस्ट पे होती फिर तो जो आप कह रहे हो बिल्कुल सही हो जाता है। अब ड्रोन ने एयर को नीचे को धक्का मार रहा है, अब एयर के पार्टिकल्स इससे टकरा के ऊपर को आ रहे हैं, तो जो इनके कोलिजन्स के कारण जो फोर्स आ रही है वो भी तो एक्स्ट्रा आएगी। तो फिर जब हम बर्ड का मतलब हमने क्वेश्चन किया था, तो वहां पे तो हम एयर को रेस्ट पे मानते हैं ना, मतलब यहाँ पे जो एयर है आपकी वो बहुत हाई स्पीड पे मूव कर रही है, ये फर्क है।